क्लास 10th। आज हम आपके साइंस में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आखिर ये ज़रूरत क्यों है। After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़िंदगी के लिए एकदम ज़रूरी है कि इसके बिना हम मर जाएंगे। Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration और excretion, यानी कि ये essential life process नहीं है जैसे कि ये बाकी सारे हैं। nutrition खाना खाना essential है, respiration, excretion ज़रूरी है। On the other hand, if individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process। और अगर उसको अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बनाना है रिप्रोड्यूस करके, तो इसमें तो उसकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो क्यों एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसे प्रोसेस पर एनर्जी वेस्ट करता है जो उसे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं ये डिस्कस करें। वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। If there were be only one non-reproducing member of particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence। यानी कि जब किसी की संख्या बढ़ती है तभी हम उसको नोटिस करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ में सिर्फ एक वो खुद ही हो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो तो हम शायद ही उसको देख पाए। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीशीज़ दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। यानी एक सिंगल स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं अगर, तो वो हमारे ध्यान में आते हैं। यूजुअली से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से। तो रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देम सेल्फ। रिप्रोड्यूस करने से ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो उनके खुद के जैसे दिखाई देते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम सेल्फ। एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना पाते हैं वो अपनी। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होती है। इफ़ द बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। यानी क्योंकि इनके ब्लू प्रिंट्स भी सेम है। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। इन क्लास 9th we learn that chromosome in the nucleus of cell, क्रोमोसोम होता है सेल के न्यूक्लियस में, contain information for inheritance of feature from parents to next generation in form of DNA। तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से अगले जनरेशन में जाने वाली होती है। किसके थ्रू, फॉर्म ऑफ डीएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इन सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल न्यूक्लियस में होते हैं, ये इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो दूसरे प्रोटीन बन जाएंगे, दूसरे प्रोटीन बनेंगे तो हमारा बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Therefore, a basic event in reproduction is creation of DNA copy। यानी एक बेसिक इवेंट होता है इसमें कि डीएनए की कॉपी बनाई जाए। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज फॉर देयर डीएनए। यानी सेल्स केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं जिससे वो कॉपीज़ बनाते हैं अपने डीएनए की। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। इससे डीएनए की 2 कॉपीज़ बन जाती है रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ज़रूरी हो कि वो उनसे फिर सेपरेट हो। However, keeping one copy of DNA in original cell and simply pushing the other one would not work। लेकिन अगर आप एक कॉपी डीएनए की ओरिजिनल रखते हैं और दूसरे को ऐसे ही कर देते हैं तो ये काम नहीं कर पाएगा। Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। क्योंकि जिस कॉपी जो अपनी नेक्स्ट डीएनए की कॉपी है जिसको हमने बाहर धक्का दे दिया है उसके पास अंदर कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होंगे जिससे हमारे लाइफ प्रोसेसेस चले। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus। Effectively, a cell division gives rise to 2 cells। तो इसलिए हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि डीएनए कॉपी होती है, एक सेलुलर अपैरेटस आता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं।
और उसके बाद उनका खुद के अंदर की मशीनरी चलती रहती है। तो एक सेल डिवीजन से 2 सेल बनते हैं। हमने देखा है कि मान लीजिए ये एक सेल था जिसके अंदर ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था पूरा, तो अगर ये 2 में डिवाइड होता है तो दोनों सेल्स के अंदर आधा आधा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ जाता है उनका खुद का। These two cells are of course similar, ये दोनों सेल सिमिलर हैं, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, पर क्या ऐसा ज़रूरी है कि एब्सोल्युटली एकदम सेम हो? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर, यानी इसका जवाब उसी पर डिपेंड करता है कि कॉपी जब हो रहा था तो वो कितने एक्यूरेटली यानी कितने सही तरीके से हुआ है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time, यानी सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो DNA कॉपिंग है उस समय पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आया होगा। एज अ रिजल्ट द DNA कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे ऑल्सो नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि सिमिलर तो होंगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही आइडेंटिकल हो कि 2 कॉपी बन जाए। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कई बार जो वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो इतनी बढ़ जाती हैं कि जो नया DNA है वो उसके अंदर के सामान के साथ, सेलुलर अपैरेटस के साथ काम नहीं कर पाता है। Such a newborn cell will simply die, और ऐसा सेल जो है जो अभी अभी पैदा हुआ है वो मर जाएगा। On the other hand, there could still be many other variations in DNA copy that would not lead to such a drastic outcome. यानी और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस ऐसे हों जिससे सेल मरे नहीं, सर्वाइव कर जाए। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other, यानी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution, यानी यही जो टेंडेंसी है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के टाइम पर, यही बेसिस होता है इवोल्यूशन का, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन इकोसिस्टम, यानी जो पॉपुलेशन है वो अपने पर्टिकुलर एरिया को भर देती है जहाँ वो रहती है, उसकी एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन से, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर करके उस जगह को पूरा फिल कर देती है। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. यानी जो उसकी कंसिस्टेंसी है उस समय की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यानी रिप्रोडक्शन लिंक है पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से। However, niches can change because of reasons beyond the control of organism, यानी हमारे हाथ में जो नहीं है उन चीज़ों की वजह से भी ख़राब हो सकती हैं ये चीज़ें, जैसे टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, पानी का लेवल वेरी करता रहता है, हो सकता है मेटियोरिट्स की हीटिंग हो जाए बाहर से। कुछ एग्जांपल्स हैं ये कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। If a population of reproducing organism was suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. यानी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कहीं रहने की आदत है और उनकी उस जगह को जहाँ वो रहते हैं उसको तबाह कर दिया जाए तो वो पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी। However, if some variation were to be present in few individual in these population, there would be some chance for them to survive. लेकिन अगर उनमें थोड़ा बहुत भी अलग अलग है एक दूसरे से तो हो सकता है कि कुछ सर्वाइव कर जाएं। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further, and variation is thus useful for the survival of species over time. तो समझने के लिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो टेम्परेट वाटर में रहती है, नॉर्मल वाटर में, और अगर पानी का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ जाता है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन कुछ उसमें वेरिएंट्स ऐसे होंगे जिनको हीट का असर नहीं पड़ता होगा तो वो सर्वाइव करेंगे और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए वेरिएशन जो होता है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर आपके इन टेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में। द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, यानी बेसिक क्या है हमारे इसमें इवेंट कि डीएनए की कॉपी बनाई जाए।
DNA copying is accompanied by creation of additional cellular apparatus in reproduction by a cell. तो इसके बाद क्या होता है, एक एडिशनल चीज़ उसमें बन जाती है. Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? यानी जो वेरिएशन हमने अभी पढ़ा वो स्पीशीज़ के लिए तो ज़रूरी है लेकिन इंडिविजुअल एक इंसान के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है. रिप्रोडक्शन और DNA कॉपिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द अदर असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. यानी ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. बट द वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़. यानी लेकिन जो वेरिएशन है वो ज़रूर उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे वो सर्वाइव कर पाते हैं लंबे टाइम तक. लेकिन ड्यू टू द वेरिएशन एंड चांस ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्ट एंड इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट. तो वेरिएशन की वजह से इनके लंबे बचने के चांसेस होते हैं भले ही फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा हो. दस दीज वेरिएंट्स हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. और इसलिए ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है लेकिन इसका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो अब हम इसमें देखेंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. पहले एक्टिविटी में क्या दिया है, 10 ग्राम शुगर को आप 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कीजिए और 20 ml इस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें पिंच ऑफ ईस्ट मिलाइए और उसके माउथ पर टेस्ट ट्यूब के कॉटन से ढक दीजिए. उसको एक वार्म प्लेस में रख दीजिए. 1-2 घंटे बाद एक स्मॉल ड्रॉप आप अपने टेस्ट ट्यूब से लेके स्लाइड पर डालिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करिए. वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस. ये अब हम सब ने काफ़ी बार करके देखा भी होगा. घर पे भी कभी कभी ब्रेड रखी रहती थी तो वो सड़ जाती थी, उसके ऊपर फंगस जैसा जम जाता था. तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इज व्हेन यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ वुड मोल्ड ग्रो इन द सेकेंड. तो सबसे पहले केस में हमें देखना है ईस्ट किस तरीके से ग्रो करेगा, दूसरे में मोल्ड किस तरीके से ग्रो करेगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं फिजन पर. फिजन सबसे पहली प्रोसेस है जिससे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. फिजन फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. यानी इनसे उनकी नई जनरेशन बनती है. मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है इसके. बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंपली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं. फिर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, वो 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं. किसी भी जगह पर हो सकते हैं, किसी भी प्लेन से हो सकते हैं. वो जैसे ये डायग्राम में बाइनरी फिजन इन अमीबा. ये देखिए अंदर का मटेरियल धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो गया है और फिर ये धीरे से 2 पार्ट में ऐसे जाएगा और फिर ये 2 पार्ट अलग चले जाते हैं और सबके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म गया है. अमीबा को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे ही बाइनरी फिजन दिखाई देंगे. लेकिन उसी तरीके से ये है लीशमानिया का. अगर हम बाइनरी फिजन देखें तो ये इस तरफ से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. ये इस तरफ से डिवाइड हो रहा था, तो किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड हो सकते हैं. However, some unicellular organisms somewhat show more organization of their body. जैसे ये ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वाला है. इससे बीमारी होती है कालहाजर, which have a whip-like structure at one end. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation. यानी ये एक ही डायरेक्शन में होगी. In relation to these structures, other single-celled organisms such as the malaria parasite plasmodium जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड करती है. ये इस तरीके से वो बहुत सारे डॉटर सेल बना लेती है. मल्टीपल फिजन बोलते हैं इसको. ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर. यानी ईस्ट में छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं और वो अपने आप गिरकर सेपरेट हो जाते हैं. फ्रेगमेंटेशन पे आए. कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन. यानी हम एक देखते हैं जिसमें काई जैसी जमी होती है. उनको स्लाइड पर लें, ग्लिसरीन डाल के कवर करें और उसके बाद ऑब्जर्व करें. अलग अलग टिश्यूज़ हमको स्पायरोगायरा फिलामेंट के दिखाई देंगे. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क. यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंपल होती है उसमें भी ये वाला रिप्रोडक्शन चल सकता है. जैसे स्पायरोगायरा, ये छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है अपने आप ही मैच्योरेशन पे और ये पीसेज अपने आप नए इंडिविजुअल को बना लेते हैं. दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी ये सबके लिए सही नहीं है, सब ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं. रीज़न क्योंकि बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल. यानी हम सिर्फ सेल से नहीं बने हैं. हमारे अंदर सेल्स ऑर्गेनाइज एज टिश्यू हैं. उसके बाद टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन एक डेफिनेट पोजीशन में रखे रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऐसे हमारी बॉडी बनती है.
इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ये बहुत अजीब लगेगा अगर हमारा हाथ टूट के अलग चला जाए, पैर टूट के अलग चला जाए और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसलिए इन्हें थोड़े और डिफिकल्ट तरीके यूज़ करना पड़ते हैं। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। यानी अलग अलग सेल्स को हमने अलग अलग फंक्शन दिए हैं हमारी बॉडी में। तो ये एक जनरल पैटर्न है कि रिप्रोडक्शन भी एक फंक्शन है किसी पर्टिकुलर सेल का। तो रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल टाइप से कैसे आएगा अगर ऑर्गेनिज्म खुद इतने सारे सेल से बना है? आंसर है कि दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन ऑर्गेनिज्म दैट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्लोरिफिलेटिंग एंड मेक अदर सेल टाइप अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस। तो सबके अंदर इस टाइप के सेल्स होते हैं जो सही सिचुएशन में रिप्रोड्यूस करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोसेस है रीजनरेशन। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि आप उनकी बॉडी के कोई एक हिस्से को अगर काट दो तो उस हिस्से में से ही नई बॉडी बन जाती है। इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मान लीजिए कि वो बहुत सारे पीसेस में कट गया, तो उसका हर पीस जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बनाएगा। जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, अगर इनको हम पीसेस में कट कर दें तो हर पीस एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसे कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन किस तरीके से होता है? स्पेशलाइज सेल की वजह से। ये सेल बढ़ते हैं और लार्ज नंबर में बढ़ जाते हैं और इस मास ऑफ सेल से अलग अलग सेल्स बन जाते हैं जो बहुत सारे टाइप के टिश्यूज बनाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हमें कोई कट करे आके। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर प्लेनेरिया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पार्ट ने एक अलग बॉडी बनाई, इसने एक अलग बॉडी बनाई और इसने एक अलग बॉडी बनाई, और ये तीनों ने जाके आखिरकार 3 अलग बॉडीज़ बना ली। फिर आता है बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा ये रीजनरेटिव सेल्स यूज़ करते हैं। इनमें एक बड डेवलप होता है, जैसा कि ये डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और एट दी एंड ये जो बड है ये बड़ा होकर अलग गिर जाएगा और एक नई प्लांट की बॉडी बना लेगा। ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। इसी साइट पर बार बार सेल डिवीजन होगा तो ये बड़ा होता जाएगा। दिस बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, और जब फुली मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपनी पेरेंट बॉडी में से डिटैच हो जाते हैं, कट के गिर जाते हैं और एक नई इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करते हैं। ये बडिंग इन हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देर आर मैनी plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition। यानी बहुत सारे plants ऐसे होते हैं कि अगर सही situation उनको मिले तो वो grow करते हैं। Unlike in most animal, plants can indeed use such a mode of reproduction। यानी इसमें plants इस टाइप का reproduction use कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। हम इसको यूज़ करते हैं लेयरिंग या ग्राफ्टिंग में। जैसे कि हम गन्ना काट के ऐसे ही लगा देते हैं तो वो उग जाता है। रोज़ को अगर हम, आपने देखा है रोज़ कभी घर पे देखा हो लगाते हुए किसी को, तो उसकी कोई सी भी कलम आप काट के लगा देंगे तो वो उग जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर पर्पज़ से अच्छा रहता है। सीड से बने हुए प्लांट्स उतना जल्दी हमको फ्लावर और फ्रूट नहीं दे पाते जितना ये वाले प्लांट्स दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम बनाना, ऑरेंज, रोज़, जैस्मिन जिनके पास कैपेसिटी नहीं है सीड प्रोड्यूस करने की, उसको हम इस मेथड से बड़ा कर सकते हैं। एक और एडवांटेज इसका है कि जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, पूरे जितने भी बनेंगे वो सब सिमिलर होंगे। हम बहुत बार देखते हैं हमारे घर में भी अगर आलू आते हैं तो उसमें छोटे छोटे से बर्ड्स लगे होते हैं। वो बर्ड्स अगर हम अलग से मिट्टी में लगा देंगे तो उससे आलू का जो पौधा है वो बन जाता है। तो यही एक्टिविटी यहाँ दी है कि पोटैटो लीजिए, उसकी सरफेस ऑब्जर्व कीजिए कि आपको उसमें सॉल पीसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप कुछ कॉटन लीजिए, ट्रे पर उसको गीला कर दीजिए और पोटैटो को उसमें रख दीजिए, और नेक्स्ट डे आप नोटिस करेंगे थोड़े दिन में कि वहाँ पर कुछ टाइम में पोटैटो पीसेस में से आपको हरे कलर की कुछ चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगे, बर्ड्स, रूट्स या शूट। तो इस तरीके से ये होता है। इसी तरीके से बायरोफ्लायम जो होता है, बायरोफ्लायम की ये जो लीफ दी हुई है यहाँ पर, Similarly, buds produced in notches along the leaf margins of bryophyllum falls on the soil and develop into new plant। ये बर्ड थोड़े टाइम में मिट्टी में गिर जाएगा और एक नया प्लांट बना देगा। Select a मनी प्लांट, आपके यहाँ पे लगे होंगे, उसमें से कुछ पीसेस कट कीजिए
एटलीस्ट एक लीफ होना चाहिए, किसी में 2 लीफ होना चाहिए। आप उनको पानी में डाल के रखेंगे तो वो और ज़्यादा उग जाएंगी। ये तो हमने देखा है क्योंकि घरों में लगी रहती हैं। टिश्यू कल्चर, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। यानी टिश्यू कल्चर में हम कुछ टिश्यूज़ को हटा लेते हैं प्लांट्स में से और उससे नया प्लांट बना देते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में उन्हें रखा जाता है जिसको कैलस कहा जाता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स में वो डिवाइड होते हैं। फिर उस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हार्मोन दिए जाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ऑक्सिन वगैरह। प्लांटलेट्स फिर हम सॉइल में रख देते हैं जिससे प्लांट्स बन जाते हैं। इस टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, वन पेरेंट टू अनादर इन डिजीज़ फ्री कंडीशन। इसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमें पौधे सजाने के लिए यूज़ करना होते हैं। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन, जो होता है राइजोपस में। इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी इनमें आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग से दिख जाएंगे। एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेड पर उग जाता है, हाइफी बोलते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर, यानी ये स्टिक जैसा है और इसके ऊपर ऐसा गोला है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनको बोलते हैं ब्लॉब स्पोरेंजिया, ठीक है। इनमें सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो नए राइजोपस को बना सकते हैं। ये स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड रहते हैं, बहुत ही मोटी वॉल से, और ये जब तक कवर्ड रहते हैं जब तक इनको अपना टेम्परेचर पर्टिकुलर नहीं मिल जाता है जिसमें इनको रिप्रोडक्शन करना होता है। और जैसे ही ये मॉइस्ट सरफेस की उसमें आते हैं ये बाहर निकल जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow next generation to be created from single individual। यानी अभी तक हमने जितनी रिप्रोडक्शन पढ़ ली है उसमें हमने देखा कि एक ही इंडिविजुअल से नई जनरेशन बन रही है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल बहुत सारे डॉटर सेल बनाता है। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स बनाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोरेशन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम एंड दे कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एट वन प्लेस। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं और इजीली हवा से उड़ के दूर दूर तक जा सकते हैं, तो ये एक ही जगह पर कंपटीशन को नहीं बढ़ाते हैं, ये अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दीज स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये बहुत मोटी वॉल से ढके हुए होते हैं जिससे इनके अंदर पानी की कोई कमी नहीं हो, और जब तक इनको अपनी पसंद की कंडीशन नहीं मिल जाती है तब तक ये नहीं फटते हैं। रिमेन प्रोटेक्टेड एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइज बॉल्स आर ब्रोकन डाउन बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। जैसे ही इनको अपनी पसंद की कंडीशन मिलती है, इन्हें पानी मिलता है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं और जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर ग्रो करते हैं। इन दिस वे एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इन रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, और ये स्पोरेशन के फायदे होते हैं। Can you think of reasons why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? यानी आप क्या सोच सकते हैं कि जैसे हम हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम रीजनरेशन के थ्रू क्यों रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? The organism of complex structure have various tissue, organ और organ system for various activities। यानी हमारे अंदर ऑलरेडी इतने सारे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम है कि जब भी हमारा कोई पार्ट और ऑर्डर ऑफ टिश्यू ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कट और इंजर्ड, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टिश्यू ऑफ सेल्स ड्यू टू विच रीजनरेशन डज नॉट अकर विद इन। तो क्या होगा अगर हम रीजनरेशन करने का सोचें और अपना कोई एक पार्ट कट कर दें तो उससे नया सेल नहीं बनेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल को राइज नहीं दे सकते। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन उगाने में कैसे हम यूज़ करते हैं? Some plants have the capacity to reproduce new ones from vegetative parts। हमने देखा है कुछ प्लांट के पास कैपेसिटी होती है कि वो रूट, स्टेम या लीफ से एसेक्सुअली नया प्लांट बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस में नए प्लांट्स जल्दी बन जाते हैं और इजीली बन जाते हैं। इस प्रोसेस से प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विच डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। यानी उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है सीड्स बनाने की।
द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी जो नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट से एकदम सिमिलर होता है, और इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ टाइप के प्लांट्स पे यूज़ करते हैं। वाई इज़ DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? DNA कॉपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है हमारे पेरेंट्स से हम तक, तो ये हमारी बॉडी का डिज़ाइन बताता है। रिप्रोड्यूसिंग सेल से कॉपी बनती है DNA की, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे 2 कॉपीज़ बन जाती हैं। कॉपिंग हमेशा एक एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ होती है, और उसके बाद सेल डिवीजन होकर 2 सेल बन जाते हैं। तो ये मैंने आज आपका पार्ट 1 फिनिश किया है, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। पार्ट 2 में हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे।